नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपात। आज हम लोग इतिहास की श्रृंखला की अगली कड़ी देखेंगे। यह एनसीईआरटी के क्लास 6 के बुक से ली गई है और ये एमसीक्यू जो है इस वीडियो में वो हम पाठ 5 और 6 का देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह है कि यदि आप वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कम से कम सब्सक्राइब तो करें ताकि आप हमसे जुड़े रहें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं ऋग्वेद के संबंध में कौन सी बात सही है। ऑप्शन ये है, ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद में 3 देवताओं का जिक्र का है, 3 देवता का जिक्र है। किसका किसका? अग्नि, इंद्र और सोम। ऋग्वेद में अग्नि आग, इंद्र युद्ध और सोम वनस्पति का देवता है और उपरोक्त सभी। तो इसमें अगर उत्तर देखा जाए तो आपको होगा ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिसे सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद में सूक्त है, जो उसमें प्रार्थनाएं लिखी गई उसको क्या बोला जाता है? सूक्त है। तो ये पूछा जाता है अलग से, इसको एक अलग प्रश्न ही बना के पूछ लिया जाता है, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है और ऋग्वेद में उक्त की गई स्तुति को क्या कहा जाता है। क्लियर है ना? तो ऋग्वेद में 3 देवताओं का जिक्र है, अग्नि, इंद्र और सोम। यह भी एक अलग तरह से प्रश्न बनता है, यह भी सही है। ऋग्वेद में अग्नि को आग का देवता माना गया है, इंद्र को युद्ध का माना गया है और सोम का बृहस्पति का माना गया है। यानी यहाँ डी, चारों के चारों ऑप्शन आपको सही है। अब देखिए, यहाँ यह बात जानना जरूरी है कि सूक्त कहते किसको है। सूक्त जो है ना, ये देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं और सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला हुआ। ठीक है, अच्छी तरह से बोला हुआ। और ये क्या है? ये आपको देवी देवताओं के स्तुति के लिए रचा गया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, ऋग्वेद में प्रार्थनाओं और उसकी भाषा के संबंध में क्या सत्य है। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो कितने सारे प्रश्न बनाए जाए, तो कथन के रूप में मैं इसको लेके आया हूँ कि एक प्रश्न में कई सारे प्रश्न आपको मिल जाए। तो आइए देखते हैं, इसका ऑप्शन देखते हैं। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। ऋग्वेद की सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी। आइए देखते हैं, सबको जांच करते हैं सबकी। अब देखिए, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं और उसकी भाषा के संबंध में असत्य पूछ रहा है ना, तो देखिए, ऋग्वेद की भाषा प्राकृत और वैदिक संस्कृत कहलाती है। उसकी भाषा यही थी, प्राक संस्कृत थी और वैदिक संस्कृत थी। क्लियर है? और ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। पढ़ा तब जाएगा कि लिखा गया हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिखी नहीं गई थी, वो आपको स्मरण पर आधारित थी। तो कुछ लोग उसको बोलते थे और कुछ लोग सुनते थे। इसी तरह वो ऋग्वेद थी। बाद में कुछ सूक्त बहुत कम लिखे गए, लेकिन आपको ये लिखित कहीं नहीं था, ये केवल उच्चारण और श्रवण के पर आधारित था। तो ये सही है। अब देखिए, इसमें है ऋग्वेद की सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई। यह गलत है। ऋग्वेद एक ऐसा काल था, ऋग्वैदिक काल, जिसमें पुरुष के साथ साथ स्त्री का भी महत्व था। तो सारी रचनाएं पुरुषों ने नहीं की है। ऋग्वेद के काल में कुछ सूक्तों की रचनाओं को महिलाओं ने किया है। तो यानी यह सी जो है असत्य है और यही इसका उत्तर होगा। क्लियर है? चलिए आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं भाषा और भाषा परिवार के संबंध में। कुछ भाषा है जिनकी अपनी भाषा परिवार है, तो आइए इनको देख लेते हैं। मैंने इसको प्रश्न नहीं बनाया है, इसको मैंने सुमेलन के रूप से आपके सामने लाया है। संस्कृत, संस्कृत कहाँ से है? ये भारोपीय संस्कृत जो है, ये भारोपीय भाषा परिवार से है। भारोपीय यानी आपको भारतीय और यूरोपीय की भाषा परिवार से है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की भाषा कहाँ से है? तिब्बत भाषा परिवार से है। मलयालम जो केरल की भाषा है, वो द्रविड़ भाषा परिवार से है। और मध्य भारत की भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। क्लियर? देख लेते हैं। आपको संस्कृत भारोपीय भाषा परिवार से, पूर्वोत्तर क्षेत्र की भाषा तिब्बत भाषा परिवार से, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार से और मध्य भारत की भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से। क्लियर है? चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है? किसका? व्याज सतलुज सतलुज का, सिंधु सरस्वती का, गंगा यमुना का, और इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसे यहाँ उत्तर देखा जाए तो यहाँ गंगा और यमुना का जो
उल्लेख है सिर्फ एक बार ऋग्वेद में हुआ है। यानी व्यास, सतलुज, सिंधु और सरस्वती, इन नदियों का उल्लेख जो है ना बहुत बार हुआ है। कहाँ? ऋग्वेद में। गंगा और यमुना का कि सिर्फ एक बार हुआ है। इसको ध्यान रखने की जरूरत है, ये पूछा जाता है प्रश्न, तभी ये प्रश्न बना है। आइए देखते हैं पांचवा। ऋग्वैदिक काल में राजा और पुरोहित समूह का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था? आपको काम के आधार पर, भाषा के आधार पर, परिवार के आधार पर, या आपको समुदाय के आधार पर? क्या वो पैतृक व्यवस्था थी, या उसके बाद आपको कुल की व्यवस्था थी, वंशीय व्यवस्था थी कि राजा का बेटा राजा बनेगा, पुरोहित का बेटा पुरोहित बनेगा? नहीं, ऋग्वैदिक काल काम के आपको आधार पर वहाँ का वर्गीकरण होता था। लोग काम के आधार पर राजा चुनते थे, पुरोहित को उसी तरह चुनते थे। तो ऋग्वैदिक काल आपको काम के आधार पर माना जाता है। चलिए आइए छठा में क्या है आपको? निम्न में से कौन सा प्रमाण जमीन के भीतर की महापाषाण युगीन कब्रों को नहीं दर्शाते हैं? अब देखिए, इसमें देखना है जो महापाषाण कब्रें हैं उसकी निशानी के लिए कि यहाँ महापाषाण है, वहाँ क्या किया जाता था? गोलाकार सजाए हुए पत्थर रखे जाते थे, अकेला खड़ा हुआ पत्थर रखा जाता था, पत्थरों के चबूतरे बने होते थे, या इनमें से कोई नहीं? तो अगर इसको देखा जाए तो यहाँ होता था पत्थरों के नहीं दर्शाते हैं, यहाँ चूंकि नहीं है तो यहाँ होगा पत्थरों के बड़े चबूतरे। वहाँ गोलाकार सजाए हुए पत्थर रखे जाते थे, अकेला खड़ा हुआ पत्थर रखा जाता था उन कब्रों के ऊपर ताकि पहचान में आ जाए, और इस तरह का यानी पत्थरों के चबूतरे नहीं रखे जाते थे। अब देखिए, महापाषाण युग में जिस ताबूत में उनका समाधान होता था उसे शिष्ट कहते थे। जिस ताबूत में आपको समाधान होता था ना, उसको क्या कहा जाता था? उसको शिष्ट कहा जाता था। इसको शिष्ट कहा जाता था। इसको क्या बोलते हैं? शिष्ट बोलते हैं। इसको शिष्ट कहा जाता था। क्लियर है? जिसमें सौ रखा जाता था उसको शिष्ट कहते हैं। इसको याद रखना है। महापाषाण युगनी के कब्रों में किस खास किस्म के बर्तन में दफनाया जाता था? अब देखिए, महापाषाण युगीन कब्रों में किस खास किस्म के बर्तन के साथ दफनाया जाता था? अब देखिए, इसमें क्या देखना है? धूसर चित्रित मिट्टी के बर्तन, काले नीले मिट्टी के बर्तन, सुनहरे मिट्टी के बर्तन, काले लाल मिट्टी के बर्तन। यहाँ होगा काले लाल मिट्टी के बर्तन के साथ उनको क्या किया जाता था? दफनाया जाता था उनको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महापाषाण युगीन के संबंध में क्या सही है? अब बताइए, यहाँ है क्या सही है? कब्रों में शव के साथ वस्तु भी दफनाई जाती थी। कब्रों में एक साथ एक ही परिवार के लोगों को दफनाया जाता था। कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे पोर्ट होल कहा जाता था। बिल्कुल, जो महापाषाण युगीन के जो कब्र मिले हैं उसमें दिखा गया है कि बहुत सारे सब एक साथ दफनाए गए हैं और वो एक ही परिवार के मिले हैं। क्लियर है ना? तो कब्रों में उसके साथ वस्तु भी दफनाई जाती थी। तो यह भी सही है, यह भी सही है। और देखिए, कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता बनाया जाता था जिसको पोर्ट होल कहा जाता था। और इसी के रास्ते से मान लीजिए किसी परिवार का कब्र है तो फिर दूसरे आपको शव को रखना है तो इसी होल को हटा दिया जाता था, फिर उसमें से वो शव रख दिया जाता था। इसको पोर्ट होल कहा जाता था। यानी इसका सारा का सारा ऑप्शन सही है। क्लियर है? आइए देखते हैं। इनाम गांव जो आरंभिक गांव माना जाता था वर्तमान में कहाँ है? इनाम गांव ये जो है ना, ये बहुत पुराना गांव माना जाता है। आरंभिक समय से ये गांव है। ये माना गया है इस गांव को, जिसकी खुदाई और पुरातत्वविदों ने इसकी जानकारी जो जैसे प्राप्त की थी, इनको माना गया है। तो ये है कहाँ वैसे? गुजरात में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, या बिहार में है? तो यह आपको महाराष्ट्र में है। कौन सा गांव? इनाम गांव। ठीक है, क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं। 10वां, चरक संहिता की रचना किसने की? अब चरक संहिता की रचना किसने की, ये यहाँ देखने की जरूरत है। चरक ऋषि ने, वाल्मीकि ने, वेद व्यास ने और अत्रि ने। किसने की थी? चरक ऋषि ने की थी। वाल्मीकि ने कितने? रामायण की थी। वेद व्यास वेदों की रचना की थी, महाभारत की रचना की थी। क्लियर है ना? चलिए आगे देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। चरक संहिता कैसा शास्त्र है? चरक संहिता कैसा शास्त्र है? राजनीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, चिकित्सा शास्त्र है? तो चरक संहिता जो है, जिसको चरक ऋषि ने लिखा था, ये कैसा शास्त्र है? ये आपको चिकित्सा शास्त्र है। ये एक चिकित्सा शास्त्र है। क्लियर है? चलिए आइए आगे देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न? इस किताब में मनुष्य की हड्डियों की संख्या कितनी बताई गई थी? किस किताब में? अब देखना है किस किताब में। तो चरक संहिता की बात यहाँ हो रही है। यहाँ चरक संहिता की बात हो रही है और यहाँ कहा गया है कि कितनी इसमें मनुष्य की हड्डियाँ दिखाई गई? 206, 600,
360, 306 या आपको 32। तो यहाँ चरक संहिता में जो हड्डियों की संख्या दिखाई गई है वो दिखाई गई है आपको 360। चूँकि आधुनिक चिकित्सा पद्धति में कितनी दिखाई जाती हैं, कम दिखाई जाती हैं, 206 दिखाई जाती हैं, लेकिन यहाँ 360 दिखाई गई थी। कितनी दिखाई गई थी? 360 दिखाई गई थी। चलिए आइए, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। चरक संहिता की बात हो रही है। निम्न में से कौन उत्तर वैदिक ग्रंथ है? उत्तर वैदिक ग्रंथ, उत्तर वैदिक उसे कहते हैं जो ऋग्वैदिक काल में के बाद हुआ था। तो यहाँ कौन सा ग्रंथ है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है और उपनिषद है। तो इसमें निम्न में से कौन आपको उत्तर वैदिक ग्रंथ नहीं, यहाँ ऑप्शन होना चाहिए था, क्योंकि है लिखा गया। तो यहाँ ऋग्वेद जो है ये उत्तर वैदिक ग्रंथ नहीं है। यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद आपको उत्तर वैदिक ग्रंथ है। एक ऋग्वेद ही है जो उत्तर वैदिक ग्रंथ नहीं है। यहाँ चूंकि छूट गया है नहीं टाइप करना, तो यहाँ ऋग्वेद की बात हो रही है। क्लियर है? चलिए अब यहाँ एक चीज देखने की जरूरत पड़ती है। ये ग्रंथ जो है ना, ये सारे जो ग्रंथ हैं उत्तर वैदिक काल वाले, ये सारे के सारे गंगा जमुना क्षेत्र में इनकी रचना की गई थी। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं वैदिक कालीन वर्ण विभाजन और उनके कार्य। अब देखिए, ब्राह्मण यज्ञ के लिए उनका कार्य था, शूद्र का काम सेवा करना था, विष का काम व्यापार और क्षत्रिय काम रक्षा। अब देखिए विष जो है ना, वैश्य को वैदिक और ऋग्वैदिक काल में क्या कहते थे? विष कहते थे इस विष को। ये चूंकि क्या है, ये वैश्य है, इनको ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था? विष ही कहा जाता था। क्लियर है? चलिए आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब आता है महाजनपदों की संख्या क्या माना जाता है। महाजनपदों की संख्या 16 माना जाता है, 18 माना जाता है, 19 या 8 माना जाता है। तो महाजनपदों की संख्या कितनी मानी जाती है? आपको 16 मानी जाती है। क्लियर है? चलिए आइए आगे देखते हैं। सबसे बड़ा महाजनपद किसको माना जाता है? कौशल, वत्स, अवंतिका या मगध? तो मगध को माना जाता है। क्लियर है? चलिए आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मगध की राजधानी कभी नहीं रहा? कौन कभी नहीं रहा? राजगीर, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, कौन नहीं रहा? तो आपको कौशाम्बी कभी नहीं रहा, यानी राजगीर रहे और पाटलिपुत्र रहे। तो पहले राजगीर हुआ करता था, बाद में पाटलिपुत्र हो गया। किसने बना लिया? उदयन ने पाटलिपुत्र बनाया था। अब बताइए अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? अगला प्रश्न हमारे, गिरिब्रज किसका पुराना नाम है? गिरिब्रज किसका पुराना नाम है? पाटलिपुत्र का, कौशाम्बी का, राजगीर या वैशाली का? तो गिरिब्रज राजगीर का पुराना नाम है। क्लियर है? राजगीर का पुराना नाम है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, महाजनपद के कर प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब देखिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। उपज का 1/4 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित था। उपज के कर के हिस्से को भाग माना जाता था। कारीगर को 1 दिन के श्रम के रूप में कर भुगतान करना होता था। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है सत्य नहीं है। उपज का 1/4 हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था, नहीं, 1/4 नहीं, 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। तो यह कथन आपको यहीं से दिख गया कि ये आपको सही नहीं है। अब देखिए उसके बाद है, उपज के कर के हिस्से को भाग कहा जाता था। बिल्कुल भाग कहा जाता था, जो कर का हिस्सा होता था उसे भाग कहा जाता था। ये जो 1/6 जो है ना हिस्सा, वो भाग कहा जाता था। कारीगर जो है वो भी कर देते थे, तो क्या करते थे? वो मेहनत जाके कोई ना कोई काम करते थे, श्रम करते थे और उस श्रम के रूप में अपने कर का भुगतान करते थे। तो इस तरह से यह हो गया। क्लियर है? तो यहाँ उत्तर आपका क्या हो जाएगा? पहला वाला। क्लियर है ना? चलिए आगे देखते हैं। 20वां, महाजनपद में कर व्यवस्था में क्या असत्य है? यहाँ पूछ रहा है क्या असत्य है। अब देखिए, पशुपालकों को जानवरों या उसके उत्पादों के रूप में कर देना होता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर कर देना होता था। आखेटक और संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त थे। तो इसमें पूछ रहा है असत्य क्या है? तो यहाँ असत्य यह है, और सब आपको कर देना पड़ता था। या आखेटक और संग्राहक को भी कर देने पड़ते थे। वो जो जंगल से लकड़ियाँ, फल, कंद ये जो चुन के लाते थे, वो भी कर के रूप में उनको देना पड़ता था, क्योंकि वो जंगल भी तो राज का हिस्सा था, इसलिए वहाँ आखेटक और संग्राहक को भी कर देने पड़ते थे। जानवर जो रखता था उसको भी, उसके लिए भी कर देना पड़ता था। उसके लिए भी जानवर के जो उत्पाद होते थे, यानी दूध, दही, घी जो भी हो,
उसको रूप में कर देना पड़ता था। मान लीजिए घी हुआ तो घी पहुंचाइए कर के रूप में, व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर कर देना होता था, और आखेटक और संग्राहक को देना होता था। लेकिन यहाँ लिखा है पूर्णतः मुक्त थे, तो उत्तर आपको यही बन जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। देखिए, प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? मेरठ उत्तर प्रदेश, छतरपुर मध्य प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश और गोंडा उत्तर प्रदेश। किसके बारे में पूछ रहा है आपको? कौशाम्बी के बारे में। तो कौशाम्बी कहाँ है? कौशाम्बी आपको प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, जो पहले इलाहाबाद हुआ करती थी। कौशाम्बी कहाँ है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश। और कौशाम्बी क्या थी? कौशाम्बी जो है आपको वत्स देश की राजधानी थी। कहाँ क्या थी कौशाम्बी? आपको वत्स महाजनपद की राजधानी थी, वत्स महाजनपद की। ठीक है, वत्स महाजनपद की ये क्या थी? कौशाम्बी राजधानी थी। ठीक है ना, 16 महाजनपद थे ना, उसी में एक था। आइए देखते हैं आपको 22वां नंबर प्रश्न। 22वां नंबर क्या है? मगध में इनमें से कौन सी नदी नहीं गुजरती है? मगध में कौन सी नदी नहीं गुजरती थी? हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि एक नदी थी जो गुजरती थी। अब पूछ रहा है न कौन नदी गुजरती थी, तो गंगा गुजरती थी, सोन गुजरती थी, लेकिन महानदी नहीं गुजरती थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यह वाला, यानी मगध के क्षेत्र से कौन सी नदी नहीं गुजरती थी? महानदी नहीं गुजरती थी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं आपको 23वां नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन मगध महाजनपद का शासक नहीं था? बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद और प्रसेनजीत। इसमें से कौन नहीं था? तो यहाँ जो है प्रसेनजीत जो था वो आपको मगध महाजनपद का नहीं था। तो कहाँ का था? तो ये कौशल महाजनपद का राजा था। कहाँ का राजा था? ये कौशल महाजनपद का राजा था। क्लियर है? अब यहाँ आइए इनके बारे में जान जाते हैं। बिंदुसार और अजातशत्रु थे, ये आपको हर्यक वंश के राजा थे। कौन से वंश के? हर्यक वंश के। और ये महापद्मनंद जो था ये आपको नंद वंश का संस्थापक था, नंद वंश का संस्थापक था। ठीक है, और हमने इनके बारे में जान लिया। प्रसेनजीत कहाँ के राजा थे? ये कौशल आपको महाजनपद के राजा थे। क्लियर है? सबका क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं और 24वां नंबर प्रश्न देखते हैं। मगध महाजनपद की राजधानी पाटलिपुत्र कौन बनाया और बसाया? प्रसेनजीत, उदयन, अजातशत्रु या बिंबिसार? मैंने पहले ही बताया किसी प्रश्न के उत्तर में, तो उदयन ने उसको बसाया था। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का राजा कौन था? महापद्मानंद, घनानंद, बिंबिसार या इनमें से कोई नहीं? तो कौन था? तो आपको उस समय घनानंद था। ठीक है, घनानंद था। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं 26वां नंबर प्रश्न। मगध के निकट वज्जी राज की राजधानी कहाँ थी? आपको पोटली थी, तक्षशिला थी, वैशाली थी या विराटनगर था? तो आपको यहाँ उत्तर हो जाएगा वैशाली। आइए और लोगों के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, हमने अभी कुछ देर पहले जाना था किसके बारे में? कौशाम्बी के बारे में। तो कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? वत्स राज की राजधानी थी। आइए देखते हैं यहाँ क्या है। सबसे पहले पोटली को जानते हैं। पोटली जो था ना, ये दक्षिण भारत का एक मात्र आपको महाजनपद था। दक्षिण भारत का ये दक्षिण भारत का महाजनपद था। ठीक है, महाजनपद था। उसके बाद आता है तक्षशिला। तक्षशिला क्या है? ये गांधार की राजधानी थी। गांधार जो था वहाँ की राजधानी थी। और वैशाली हमने बता दिया, वैशाली वज्जी राज की राजधानी थी। तक्षशिला गांधार राज की राजधानी थी। और विराटनगर मत्स्य देश की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? आपको मत्स्य देश की। यहाँ क्लियर हो गया ना? तो हम लोगों ने कई सारी राजधानियाँ जानी। हम लोगों ने जाना मगध को, जाना मगध का पटना। उसके बाद जाना वत्स का कौशाम्बी जाना। उसके बाद हमने जाना अभी दक्षिण भारत का महाजनपद एक पोटली जाना। और जो पोटली है ना, ये आपको पोटली भी एक राजधानी थी। ये राजधानी थी आपको अशनक की। ये आपकी राजधानी थी अशनक की। ये आपको अशनक यानी जनपद की राजधानी थी। हमने 4-5
चीज़ को जाना जो प्रमुख है। आपको हमने यहाँ वत्स भी जाना। वत्स की राजधानी कहाँ थी, कुछ देर पहले हम लोगों ने जाना था, आप ध्यान दीजिए। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं। तक्षशिला गांधार की राजधानी थी। वैशाली वज्जी राज्य की राजधानी थी। असना की राजधानी पोटली है। विराटनगर मत्स्य देश की राजधानी है। वत्स राजधानी कहाँ की थी, कौशाम्बी की थी। चलिए आगे देखते हैं आपको 27वां नंबर प्रश्न। 27वां नंबर प्रश्न क्या था, गण और संघ के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह हेतु होता था। संघ का तात्पर्य संगठन या सभा से था। बुद्ध और महावीर दोनों ही गण या संघ के संबंधित सदस्य थे। स्त्रियों, दास और कमकार गण या संघ के सभाओं में भाग ले सकते थे। इसमें पूछ रहा है असत्य है, तो इसमें डी जो ऑप्शन है वो असत्य है। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। यहाँ वो थे, यहाँ लिखा हुआ है कि स्त्री, दास और कमकार गण के सभा में भाग ले सकते थे, नहीं ले सकते थे। क्लियर है, नहीं ले सकते थे। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है 28वां प्रश्न, गणों या संघों पर निम्न में से किस वंश के शासकों ने विजय प्राप्त की। नंद वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश या शिशुनाग वंश। तो गुप्त वंश के शासकों ने आपको क्या किया, गणों और संघों पर आपको विजय प्राप्त की। चलिए आइए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। दीघ निकाय का संबंध निम्न में से किससे है। दीघ निकाय, अब देखिए, अब दीघ निकाय आखिर है क्या, तो दीघ निकाय को पहले जान लेते हैं। ये दीघ निकाय चीज क्या है। दीघ निकाय, इसमें जो आपको बुद्ध के जो है ना, बुद्ध के आपको व्याख्यान है, बुद्ध के व्याख्यान है, इसमें बुद्ध के व्याख्यान है, उनकी दी गई लेक्चर है। उसके बाद ये संबंध किससे है, जब बुद्ध की बात आ गई तो यानी ये 29 बौद्ध ग्रंथ से संबंध रखता है। क्लियर है ना। चलिए आगे देखते हैं 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न है हमारे पास, यह संभवतः अंतिम प्रश्न होगा। अजात शत्रु ने अपने किस मंत्री को वज्जी संघ पर आक्रमण करने के सलाह के लिए बुद्ध के पास भेजा था। वो सलाह के लिए भेजा था कि हम आपको वज्जी संघ पर आक्रमण करें कि नहीं करें। तो किसको भेजा था, वत्सकार को, उदयन को, ब्रह्मदत्त या कालाशोक को। तो उत्तर यहाँ होगा आपको वत्सकार को उसने भेजा था। क्लियर है। आज इतना ही, बहुत जल्दी ही आपको नया वीडियो लेके मैं आ रहा हूँ। देखिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं, कुछ लोग मैसेज करते हैं कि सर थोड़ा सा आप स्पीड कम कर दीजिए, कुछ लोग कहते हैं स्पीड थोड़ा बढ़ाइए। देखिए आपके हाथ में स्पीड बढ़ाना और कम कर लेना। मैं नॉर्मल बोलता हूँ, आपके सेटिंग में जाके आप इसकी स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, स्पीड को कम कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि मैं नॉर्मल इसलिए बोलता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को लिखना होता है और एक प्रश्न में कई सारे प्रश्नों का आपको जिक्र होता है, इसीलिए इन सब चीज़ों को लिखना पड़ता है। क्लियर है। यहाँ हम लोगों ने कई सारे आपको नाम जाने, आपको यहाँ राजधानियाँ हम लोगों ने कई की जानी, तो यह ध्यान रखने की जरूरत। हमने मगध की जानी, आपको वत्स की जानी, मगध की राजधानी पटना जानी। वत्स की कहाँ है, वत्स की राजधानी आपको कौशाम्बी थी। बज्जी राज की राजधानी कहाँ थी, वैशाली थी। पोटली आपको अशनक राज की राजधानी थी। तक्षशिला गांधार की राजधानी थी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। ये राजधानी को याद रखने की जरूरत है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।